स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल IAS ज्योग्राफी बाबा पर, जहां आपकी जो आगामी परीक्षा है, चाहे वो UPPCS की परीक्षा हो, चाहे BPSC की, चाहे RAS की और चाहे MPPSC की परीक्षा हो, उसको ध्यान में रखते हुए भारत के भूगोल के अंतर्गत आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा की जा रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग अपवाह तंत्र पर चर्चा कर रहे हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत, जिसका पहला वीडियो आप लोगों को मिल चुका है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सिंधु अपवाह तंत्र या सिंधु नदी तंत्र पर चर्चा की थी। उम्मीद कर रहा हूं कि वह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आपके काम आया होगा और आपकी नॉलेज में उसने वृद्धि की होगी। पिछले वीडियो यानी सिंधु अपवाह तंत्र जो हमारा पिछली क्लास है, जो लास्ट क्लास है, उसके PDF को डाउनलोड करने के लिए आप लोग IAS ज्योग्राफी बाबा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज क्या नया है? खैर, नया क्या पता तो चल ही गया होगा। आज जो हम लोगों की चर्चा होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गंगा नदी तंत्र पर, यानी गंगा ड्रेनेज सिस्टम या कहें गंगा रिवर सिस्टम पर हम लोगों की चर्चा होगी, जिससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए, बिल्कुल देर नहीं करते, सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या है बात? यह आती है कि जब हम गंगा नदी तंत्र पर चर्चा करते हैं तो गंगा नदी तंत्र किस प्रकार से निर्मित हुआ है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात यह आती है कि क्या गंगा नाम इसके उद्गम से लेकर शुरुआत से ही इसका नाम गंगा पड़ जाता है? नहीं। अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा का जो गंगा नाम है, यह नाम पड़ता है देवप्रयाग से, जहां भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी संगम बनाती हैं। इन दोनों नदियों का संगम होता है देवप्रयाग नामक स्थान पर। वहीं से ही आगे की तरफ इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो फिर उससे पहले तो उसी को ही तो समझना है, वहीं से तो क्वेश्चन आएंगे, उसी को ही समझना है। तो आइए समझते हैं जरा क्या है। तो पहले हम लोग बात करते हैं अलकनंदा नदी की और फिर बात करते हैं हम लोग भागीरथी नदी की कि साहब ये कहां से उद्गमित हो रही है, किस प्रकार से उद्गमित हो रही है। जब हम लोग बात करते हैं अलकनंदा नदी को लेकर, तो अलकनंदा नदी का उद्गम हम लोग को उत्तराखंड, यह उत्तराखंड का मैप है, उत्तराखंड राज्य में ही उत्तर की तरफ हम लोगों को शतोत्पथ ग्लेशियर और भागीरथी ग्लेशियर, इन दोनों से हम लोगों को दिखाई देता है। या कहा जाए भागीरथी नदी के उद्गम को अगर हम लोग देखें तो, या क्या कहते हैं, अलकनंदा नदी के उद्गम को देखें तो इन दोनों नदियों के ग्लेशियर के पिघलने से निर्मित जो जल है, इन दोनों जलों की धारा जब संयुक्त हो जाती है तो यह अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। और यह मानाला स्थान, यानी माना स्थान उत्तराखंड में ही है, मानाला दर्रे के पास, वहां से यह दक्षिण की ओर अपवहित होती हुई चलती है और इसी अलकनंदा नदी के किनारे एक पवित्र तीर्थ स्थल बद्रीनाथ है। तो यह अलकनंदा नदी की धारा हम लोग को दिखाई दे रही है। फिर इधर अगर हम लोग देखें तो उत्तराखंड में यहां नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को दिखाई देगा। यहीं से ही एक नदी उद्गमित होती है जिसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी से विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर आकर संगम बनाती है और यहां से अब इस नदी का नाम विष्णु प्रयाग से लेकर देव प्रयाग तक, यह जो मुख्य धारा आपको दिखाई दे रही है, इसे अलकनंदा नदी के नाम से ही जाना जाता है। अब विष्णु प्रयाग से यह नदी लगभग 30-40 किलोमीटर आगे की तरफ अपवहित होती है, पर्वत के क्षेत्रों से अपवहित होते हुए, शिवालिक पर्वत क्षेत्र से अपवहित होते हुए आगे की तरफ जब ये बढ़ती है, या कहा नीचे की तरफ जब उतरती है, तो इसमें बाईं ओर से नंदक नदी आकर अपना जल विसर्जित करती है नंद प्रयाग नामक स्थान पर। नंदक या नंदकिनी नदी अपना जल विसर्जित करती है अलकनंदा नदी में नंद प्रयाग नामक स्थान पर। फिर यह अलकनंदा नदी के ही नाम से आगे की तरफ बहना शुरू करती है। फिर यह आगे की तरफ बहती है तो इसमें पिंडर नदी अपना जल अलकनंदा नदी में विसर्जित करती है और जिस स्थान पर विसर्जित करती है वह कहलाता है कर्णप्रयाग। क्या कहलाता है? कर्णप्रयाग। उसके बाद यह नदी पश्चिम की ओर, यानी अलकनंदा नदी पश्चिम की ओर अपवहित होती हुई चलती है। अब इसी अलकनंदा नदी में यहां आप लोग देखेंगे एक ग्लेशियर आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। यहीं से मंदाकिनी नदी उद्गमित होती है और अपना जल अलकनंदा नदी में विसर्जित करती है। कहां? अलकनंदा नदी में।
और जिस स्थान पर यह अलकनंदा नदी में अपना जल विसर्जित करती है मंदाकिनी नदी, उस स्थान का नाम है रुद्रप्रयाग। क्या नाम है? रुद्रप्रयाग। फिर अलकनंदा नदी के ही रूप में यह आगे की तरफ अवहित होती है, पश्चिम की तरफ। अब इस नदी में उत्तराखंड का एक जिला है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी उद्गमित होती है जिसका नाम है क्या? भागीरथी नदी। यह नदी अपवहित होते हुए चलती है। इसी नदी के किनारे उत्तरकाशी है, इसी नदी के किनारे धराशु है, इसी नदी के किनारे प्रमुख नगर टिहरी बांध परियोजना भी आपने सुनी होगी। यह फिर दक्षिण की ओर अपवहित होते हुए अलकनंदा नदी में देवप्रयाग नामक स्थान पर अपना जल विसर्जित कर देती है। और इसी देवप्रयाग के बाद इस नदी का नाम गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। यानी देवप्रयाग से ऊपर गंगा नाम से गंगा नदी को नहीं जाना जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। दो मुख्य धाराएं हमें दिखाई देती हैं जिनसे गंगा नदी का निर्माण हुआ है, एक है अलकनंदा नदी और एक है भागीरथी नदी, और दोनों का संगम देवप्रयाग नामक स्थान पर, और यहीं से ही अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संयुक्त धारा को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी की एक सहायक नदी है भिलंगना नदी, और भागीरथी नदी और भिलंगना नदी पर ही यहां आपको एक बांध परियोजना दिखाई देगी, एक डैम दिखाई देगा, एक सबसे ऊंचा डैम दिखाई देगा जिसका नाम है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना यही ही जल विद्युत परियोजना के रूप में आप लोगों को यहां पर दिखाई देगी। अब यह गंगा नदी आगे की तरफ अवहित होकर पश्चिम की तरफ अवहित होती है तो ऋषिकेश नामक स्थान से होती हुई यह जाती है। यह सारा क्षेत्र शिवालिक पर्वत श्रेणी के ही विस्तार का क्षेत्र आपको दिखाई देता है। अब यह दक्षिण की ओर मुड़कर शिवालिक श्रेणी के गिरपदीय क्षेत्र से होती हुई गुजरती है, और यही ही शिवालिक के गिरपदीय क्षेत्रों में आपको एक राष्ट्रीय उद्यान दिखाई देगा जिसका नाम है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। यहीं से ही यह गंगा नदी अपवहित होती हुई जाती है, और इसी के किनारे उत्तराखंड में हरिद्वार नगर भी अवस्थित है जहां पर कुंभ मेले का क्या होता है? आयोजन होता है। आई होप क्लियर। तो यह हमारा उत्तराखंड राज्य में किस प्रकार से गंगा नदी का उद्गम हुआ, गंगा का कैसे निर्माण हुआ, किन किन नदियों के संयुक्त धारा से गंगा का निर्माण हुआ, और कहां से गंगा कहा जा रहा है, यह हम लोगों ने सीखा। क्लियर होगा यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अब यही ही नदी प्रवेश करेगी, गंगा नदी, उत्तर प्रदेश राज्य में। तो आइए जरा दूसरे मैप के माध्यम से अब देखते हैं। यह रहा हमारा दूसरा मैप। सारे हैंड मैप है, हाथ से बनाए गए मैप है। एक एक चीज इंपॉर्टेंट प्लेस, कहां से कौन सा उद्गम हो रहा है, कहां कौन अपना जल विसर्जित कर रहा है, इन सब चीजों को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। बांध परियोजनाएं प्रमुख कौन सी कहां पर है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। अगर आप इसे कायदे से ध्यान से सुनेंगे और इस फिगर को अपने कॉपी में बनाएंगे और फिर लिखते चले जाएंगे, सुनने के बाद, एक बार सुनने के बाद फिर अगर लिखते चले जाएंगे तो जीवन भर यह आपके दिमाग में गंगा रिवर सिस्टम आपके दिमाग में रहेगा। तो चलिए आइए, अब यह हम लोग देख रहे हैं कि साहब यह जो है उत्तराखंड राज्य है, और यहीं ही शिवालिक के गिरपदीय क्षेत्र से राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से अपवहित होते हुए यह जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो उत्तराखंड का, उससे पहले उत्तराखंड का हरिद्वार नगर इसके किनारे हमें दिखाई देता है। अब जब यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला इसी के ही निकट या इसी के ही समीप दिखाई देता है। हालांकि नूरपुर से 20 किलोमीटर पहले ही इसका हम लोग को उद्गम दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश दिखाई देता है, और नूरपुर जो है वह बिजनौर जिले के ही अंतर्गत आता है। फिर यह नदी आगे की तरफ अपवहित होती हुई चलती है उत्तर प्रदेश में, और इसी नदी के किनारे हमें प्रमुख नगर कानपुर नगर दिखाई देता है गंगा नदी के किनारे। फिर यह आगे और पूरब की तरफ बहती है तो यहां हमें प्रयागराज नगर दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। प्रयागराज में ही गंगा नदी में यमुना नदी अपना जल विसर्जित करती है। कौन सी नदी? यमुना नदी जल विसर्जित करती है, और जिस स्थान पर विसर्जित करती है वहां एक जो संगम बनता है उसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। हालांकि कहा जाता है कि यहां पर 3 नदियों का संगम है, गंगा,
यमुना और सरस्वती, लेकिन सरस्वती कहा जाता है धरातल से नीचे की तरफ अवहित हो रही है, या कुछ लोग कहते हैं विलुप्त हो चुकी है, अब यह नहीं है। तो यहाँ यह हमें संगम दिखाई देता है प्रयागराज से। फिर यह आगे की तरफ अवहित होती है तो इसी नदी के किनारे हमें, गंगा नदी के किनारे हमें मिर्जापुर नगर दिखाई देता है, वाराणसी दिखाई देता है, गाजीपुर नगर दिखाई देता है, और फिर यह उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की सीमा के साथ लगभग 20 से 30 किलोमीटर अपवहित होते हुए बिहार राज्य में प्रवेश करती है। जब यह बिहार राज्य में प्रवेश करती है तो इस नदी के उत्तर में छपरा जिला और दक्षिण में आरा जिला, यानी इन दोनों जिले के मध्य से अपवहित होती हुई या कहा जाए बहती हुई यह बिहार राज्य में प्रवेश करती है और फिर आगे की तरफ अपवहित होती चली जाती है। इसी ही गंगा नदी के किनारे पटना नगर हम लोगों को दिखाई देता है, बेगूसराय नगर हम लोगों को दिखाई देता है, और फिर यह आगे अपवहित होते हुए हम लोगों को दिखाई देती है कि साहब यह पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ भी अपवहित हो रही है, पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ भी। अब यह यहां जब सीमा के साथ अपवहित होते हुए जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो दक्षिण की तरफ मुड़ती है। यहीं ही राजमहल, राजमहल पहाड़ियां पढ़ा था आप लोगों ने, याद होगा। तो राजमहल के पास से दक्षिण की तरफ यह मुड़ती है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर चुकी है यह नदी, अब दक्षिण की तरफ यह बहना शुरू करती है। तो यहीं ही मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का बैराज, फरक्का एक स्थान है, फरक्का में ही फरक्का बैराज का निर्माण किया गया है। उसका निर्माण गंगा नदी पर ही किया गया है, गंगा नदी पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज यानी कि कहा जाए 2 जुलाई 2024 को फरक्का बांध पर या फरक्का बैराज को लेकर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में एक आर्टिकल आया है, जिसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। यानी कि यह वीडियो आपको मिल जाएगा 2 जुलाई 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में संपादकीय वाले पेजों में फरक्का बैराज पर न्यूज आई है, उसको आप लोग पढ़िएगा। अब वो फरक्का बैराज कहां है, ये आप लोग को दिख गया, मुर्शिदाबाद जिले में यहां है। अब यहीं से ही यह पश्चिम बंगाल में अब इसकी बहुत सारी शाखाएं निकल आती हैं, वितरिकाएं, डिस्ट्रीब्यूटरी निकल आती हैं, जिसमें से एक शाखा यह बांग्लादेश है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को गंगा नहीं बल्कि पद्मा नाम से जाना जाता है, अर्थात यह पद्मा नाम से यहां प्रवेश कर जाती है। और इसी गंगा नदी की एक वितरिका दक्षिण की ओर अपवहित होते हुए हल्दिया तक जाती है। कहां तक? हल्दिया तक। और इसकी यह जो शाखा है इसको कहा जाता है भागीरथी हुगली नदी, या हुगली नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसी भागीरथी हुगली नदी जो वितरिका है गंगा की, इसी के ही किनारे नवाद्वीप, कोलकाता नगर और तट पर यहीं ही आपको हल्दिया नगर दिखाई देगा, हल्दिया बंदरगाह भी आपको यहीं ही दिखाई देगा। तो इस प्रकार से यह नदी उत्तराखंड से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए, पश्चिम बंगाल से होते हुए हम लोग देख रहे हैं कि यह बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए अपना जल विसर्जित करेगी। अब बात आती है, प्रमुख नगर हो गए, लेकिन अब बात आती है कि सर इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। हमने अभी तक गंगा नदी पर या गंगा नदी के उद्गम से लेकर और इसके मुहाने तक में 2 प्रमुख बैराज देखे। एक तो देखा टिहरी बांध परियोजना और एक देखा फरक्का बैराज। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग गंगा नदी की सहायक नदियों पर चर्चा करते हैं। अब जब किसी नदी की सहायक नदी की चर्चा होगी तो 2 चीजें होंगी, दाईं ओर से यानी राइट हैंड से सहायक नदी कौन सी है, ट्रिब्यूटरी कौन सी है, और लेफ्ट हैंड से सहायक नदी कौन सी है। तो यह नदी ऐसे करके बह रही है, तो इधर से जो भी नदी आएगी यह होगी राइट हैंड साइड की, और ऊपर से जो भी आएगी वो होगी लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हम इस मैप के माध्यम से लेफ्ट हैंड साइड की, यानी कहा जाए बाईं ओर से प्रमुख सहायक नदियां जो गंगा नदी की है उसको आइए देखते हैं। तो बाईं ओर से सबसे प्रमुख सहायक नदी के अंतर्गत गंगा नदी की सबसे पहले आती है यमुना नदी। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में बाईं ओर से यमुना नदी हम लोगों को दिखाई देती है। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड में ही यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यह नदी दक्षिण की ओर अपवहित होते हुए थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाते हुए थोड़ा सा हरियाणा में बहते हुए दिखाई देती है। इसी यमुनोत्री के पास कौशल, पौंटा साहिब, यह सुना होगा आपने, बिल्कुल सीमा पर दिखाई देगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। पौंटा साहिब नगर दिखाई देते हैं। फिर यह हमें हरियाणा राज्य के
सीमा के अंतर्गत बहती हुई दिखाई देती है यमुना नदी। फिर यह दिल्ली में प्रवेश करती है, यह दिल्ली है। दिल्ली में जब यह प्रवेश करती है तो जिस स्थान से प्रवेश करती है वह जगह है पालगांव। तो दिल्ली में यह पालगांव में प्रवेश करती है और यह दिल्ली से अपवहित होती हुई आती है, तो यह बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो जाती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। क्यों प्रदूषित हो जाती है? क्योंकि सभी जितने भी उद्योग हैं उनका जो गंदा पानी है वो इस नदी में पहुंचता है। और यमुना नदी की प्रदूषितता के बारे में तो आए दिन न्यूज़पेपर में आता रहता है दिल्ली के संदर्भ में। अब यह नदी पुनः उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हुई चलती है। इसी के ही किनारे नोएडा नगर हम लोगों को दिखाई देता है। फिर यह आगे की तरफ अपवहित होती है तो हम लोगों को मथुरा नगर दिखाई देता है। इसी नदी के किनारे आगरा नगर, और इसी नदी के किनारे हमें उत्तर प्रदेश का ही इटावा नगर भी दिखाई देता है। इटावा के ही समीप लगभग 30-40 किलोमीटर समीप इस यमुना नदी में इसके बाईं ओर से चंबल नदी, जो कि मध्य प्रदेश से बहती हुई आ रही है, चंबल नदी अपना जल विसर्जित करती है। कहां? यमुना नदी में। और चंबल नदी में अरावली से निकलने वाली बनास नदी अपना जल विसर्जित करती है। तो बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, और चंबल नदी अपना जल यमुना नदी में इटावा के पास विसर्जित करती है। आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी। आगे की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो यह यमुना नदी आगे की तरफ अपवहित होती हुई जाती है। तो इसी नदी में फिर मध्य प्रदेश से सिंध नदी आकर अपना जल विसर्जित करती है। फिर इधर देखेंगे इंदौर के पास से बेतवा नदी अपवहित होती हुई आती है। यह भी हमीरपुर के पास अपना जल यमुना नदी में विसर्जित करती है। फिर यह आगे की तरफ और बहती हुई दिखाई देती है। तो मध्य प्रदेश से ही केन नदी अपवहित होते हुए अपना जल चिल्ला के पास उत्तर प्रदेश में ही यमुना नदी में विसर्जित करती है। ऐसे ही एक और नदी है, टोंस नदी। टोंस नदी, टोंस नदी याद रखिएगा, टोंस नदी क्या यमुना नदी की सहायक नदी है? पहला, क्या टोंस नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं, गंगा नदी की सहायक नदी है? दूसरा, अब यह दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही होगा? यह दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब दिमाग में आएगा सर यह कैसे हो सकता है, किसी एक की तो सहायक होगी, या तो यमुना की या फिर गंगा की। जी नहीं, दो टोंस नदियां हैं। एक टोंस नदी उत्तराखंड से ही निकलती हुई यमुना नदी में यहां पर ही अपना जल विसर्जित कर देती है, और एक टोंस नदी मध्य प्रदेश से अपवहित होती हुई यमुना में नहीं गंगा नदी में अपना जल विसर्जित करती है। तो दिमाग में रखिएगा, इससे बहुत खेलता है एग्जामिनर, एग्जाम में बहुत खेला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी आगे की तरफ बढ़ी और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में अपना जल विसर्जित कर दिया इसने। अब बाईं ओर से और कौन सी प्रमुख शाखाएं हो गई, या और कौन सी सहायक नदियां हो गई गंगा नदी की अगर हम लोग देखें? तो अब अगर हम लोग देखें यही ही नदी मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर होते हुए आगे की तरफ बिहार में प्रवेश कर गई है। अब देखेंगे अमरकंटक के पास से सोन नदी, सोन नदी, अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, आपको पता ही है, नर्मदा, महानदी, सोन। तो सोन नदी निकलती है और यह छत्तीसगढ़ में अपवहित होते हुए फिर प्रवेश कर जाती है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में अपवहित होते हुए जब यह उत्तरी भाग में चलती है तो यहीं ही एक मध्य प्रदेश का प्रमुख नगर शहडोल अवस्थित है, और यहीं ही इसी सोन नदी पर ही बाल सागर बांध परियोजना भी आपको दिखाई देगी। अब यह यहां से पुनः पूरब की ओर अपवहित होते हुए उत्तर प्रदेश में चौपन के पास उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अब यहीं ही उत्तर प्रदेश से एक नदी और निकलती हुई दिखाई देगी, रिहंद नदी। रिहंद नदी सोन नदी में अपना जल विसर्जित करती है, और इसी रिहंद नदी पर रिहंद बांध परियोजना, और या फिर कहें गोविंद बल्लभ पंत बांध परियोजना या सरोवर का निर्माण किया गया है। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन रिहंद नदी पर किया जाता है। अब यह रिहंद नदी चौपन के पास अपना जल जब सोन नदी में अपवहित करती है तो यह नदी अब पूरब की तरफ अपवहित होती जाती है। अब यह कुछ दूरी तक बिहार और कहा जाए छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ अपवहित होती हुई आगे की तरफ चलती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है, और पटना में जाके अपना जल गंगा नदी में विसर्जित कर देती है। कौन? सोन नदी, याद रखिएगा, सोन नदी। अब सोन नदी की एक और सहायक नदी है कोयल नदी। कोयल नदी, तो यह अगर हम लोग देखें तो यह
जो है राइट हैंड साइड से गंगा की सहायक नदी के रूप में। और कौन सी है? एक और, दामोदर नदी। दामोदर नदी को देखेंगे तो आप छत्तीसगढ़ के लातेहर के पास से इस नदी का उद्गम होता है। यह नदी पूरब की ओर अपवहित होते हुए छत्तीसगढ़ से अपवहित होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने से पहले इसी नदी के किनारे बोकारो नगर अवस्थित है। बोकारो उद्योग नगर है, पता तो होगा ही आपको। अब यहां से यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती हुई जाती है तो इसी दामोदर नदी के किनारे आपको आसनसोल दिखाई देगा, दुर्गापुर दिखाई देगा, और आगे चल के यही ही नदी हुगली नदी में अपना जल विसर्जित कर देती है। और हुगली नदी गंगा नदी की वितरिका है। क्या है? वितरिका। तो इस प्रकार से गंगा नदी की दाईं ओर से प्रमुख सहायक नदी, प्रमुख शहर, प्रमुख बांध परियोजनाएं, प्रमुख सरोवर, यह सब हम लोगों ने देखे। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि दाहिने ओर से पढ़ लिया, अब बाएं ओर से यानी लेफ्ट हैंड साइड से गंगा की कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। एक एक चीज मैंने मैप पे बनाई है। यह मैप को अगर आप अपने हाथ से अपने नोट्स में बनाकर जो बात मैं कह रहा हूं अगर आप उसे लिखेंगे, आजीवन के लिए आपके दिमाग में रहेगा, कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। प्रमुख नगर तक मैंने आपको दिखा दिए कि कौन कौन सा कहां कहां दिखाई दे रहा है। आइए चलिए अब गंगा की बाईं ओर से प्रमुख सहायक नदियों के लिए एक अलग मैप को हम लोग देखते हैं। यह रहा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि यह उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड राज्य से गंगा नदी भारत जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से अपवहित होती हुई यह नदी दक्षिण पूरब होते हुए फिर पूरब की ओर अपवहित होते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाती है। यह हमने देखा। अब बाईं ओर से अगर इसकी प्रमुख नदियों की बात करें तो यही आपको उत्तराखंड में एक जगह दिखाई देगी, दूधा टोली। कौन सी? दूधा टोली। दूधा टोली के पास से रामगंगा नदी का उद्गम होता है और यह नदी रामगंगा नदी दूधा टोली से निकलकर यहीं ही आपको शिवालिक के गिरपदीय क्षेत्र में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर जिम कार्बेट नेशनल पार्क आप लोगों को दिखाई देगा। वहां से अपवहित होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। मुरादाबाद जिले के समीप से बहती जाती है। बरेली जिले के समीप से बहती हुई है रामगंगा नदी जाती है। इसके दाईं तरफ बदायूं नगर भी हम लोगों को दिखाई देता है और यह कानपुर से पहले गंगा नदी में अपना जल विसर्जित कर देती है। कानपुर से पहले। तो यह बाईं ओर से गंगा की सहायक नदी है, रामगंगा नदी। आगे बात करते हैं। यही ही आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है पीलीभीत। कौन सा? पीलीभीत। और यह पीलीभीत जिला उत्तराखंड से लगा हुआ है, इसकी सीमा। और पीलीभीत और उत्तराखंड की सीमा पर अवस्थित इस पीलीभीत जिले में ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व के समीप ही पीलीभीत जिले से गोमत ताल याद रखिएगा, गोमत ताल से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है गोमती नदी। यह नदी अपवहित होते हुए चलती है। इसी नदी के किनारे हमें लखनऊ नगर दिखाई देता है, सुल्तानपुर नगर दिखाई देता है, जौनपुर नगर दिखाई देता है। और यही ही गोमती नदी गंगा नदी में अपना जल विसर्जित करती है। वाराणसी और गाजीपुर के बीच में एक तहसील पड़ती है सैदपुर, जहां पर प्रसिद्ध शिव मंदिर के रूप में मार्कंडेय मृत्युंजय मंदिर है। वहीं ही गोमती नदी अपना जल गंगा नदी में विसर्जित करती है। तो गोमती नदी गंगा नदी की सहायक नदी है बाईं ओर से। गोमती नदी की भी एक सहायक नदी है सई नदी। कौन सी नदी? सई नदी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखें तो गोमती के बाद घाघरा नदी पर बात होगी। किस पर? घाघरा। घाघरा नदी का उद्गम वृहद या कहें तिब्बत के पठार या नेपाल से उत्तरी भाग से होता है और यहां से यह नदी उद्गमित होती हुई आती है घाघरा नदी, जहां इसे करनाली नाम से जाना जाता है। किस नाम से? करनाली। अब यह करनाली नाम से आती है, लेकिन जैसे ही यह भारत में प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश राज्य में तो इसे घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी। यह नदी दक्षिण पूरब की ओर अपवहित होते हुए आगे बढ़ती है। इसी के किनारे बहराइच नगर है, अयोध्या नगर है और यह नदी
उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में अपना जल विसर्जित नहीं करती, बल्कि यह नदी बिहार में जाकर एक जगह है जिसका नाम है रावेलगंज, वहां जाकर गंगा नदी में अपना जल विसर्जित करती है। कौन? घाघरा नदी। घाघरा नदी की एक सहायक नदी है, इसका उद्गम भी हम देखेंगे नेपाल से ही होता है, जिसका नाम है शारदा नदी। यह भी अपना जल कहां? घाघरा नदी में विसर्जित करती है, घाघरा। ऐसे ही आगे बढ़े अगर हम लोग, तो हमको दिखाई देती है गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम नेपाल में नुबिन ग्लेशियर से होता है और यह वहां से निकलकर उत्तर प्रदेश में ना बहकर, बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के साथ बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है और गंगा नदी में पटना में आके अपना जल विसर्जित करती है। पटना के पास एक जगह है हाजीपुर, वहां पर 7-8 किलोमीटर की दूरी है। पटना में 3 नदियों का संगम है। दक्षिण की तरफ से सोन नदी, उत्तर की तरफ से गंडक नदी, और फिर अगर हम लोग देखेंगे तो यह है गंगा नदी। तो यही ही पटना के पास ये अपना जल विसर्जित करती है। अब यह गंगा नदी आगे की तरफ और बहती हुई चली जाती है। अब जब यह आगे की तरफ बहती है तो यही ही नेपाल से एक नदी उद्गमित होती है जिसको अरुण नाम से जाना जाता है, लेकिन जब यह भारत के बिहार में प्रवेश करती है तो इसे कोसी नदी के नाम से जाना जाता है और यह कोसी नदी के नाम से अपवहित होते हुए गंगा नदी में कुर्शला के पास आकर अपना जल विसर्जित कर देती है। कौन? कोसी नदी। अब वर्तमान की चीजें देखें। चूंकि यह नदी बड़े स्तर पर यहां से अपवहित पर्वतीय क्षेत्रों से अपवहित होती हुई आ रही है, कहा जा रहा है कि कोसी नदी बड़े स्तर पर अवसाद ला रही है, जिसकी वजह से भारत में कोसी नदी के जल धारण करने की क्षमता घटती जा रही है और जिसकी वजह से यह नदी धीरे धीरे पश्चिम की ओर खिसकती जा रही है, पूरब की ओर ऐसे करके खिसकती चली जा रही है, ऐसे करके, जिसकी वजह से बड़े स्तर पर यहां बाढ़ जैसी समस्याएं दिखाई देती हैं और कोसी नदी को, गंगा नदी की आपको पता ही है कि जो है सहायक नदी के रूप से, बाईं ओर से सहायक नदी के रूप में जाना जाता है और कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। तो यह रहा आपका गंगा नदी अपवाह तंत्र। आसान से शब्दों में टू द पॉइंट यूपीपीसीएस को लेकर, टू द पॉइंट बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीसीएस परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपको एक तरफ नदियां देगा, एक तरफ शहर देगा और कहेगा मैच कराओ कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर है, ऐसे करके। एक तरफ बांध परियोजनाएं देगा, एक तरफ नदियां देगा, कहेगा कौन सी किस वाले पर है, मैच कराइए। फिर कहेगा कि यह नदी का उद्गम कहां है, ऐसे करके प्रश्न बनाएगा। इस प्रकार से प्रश्न आपके राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं और ठीक इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने सिंधु अपवाह तंत्र पर पिछले वीडियो में चर्चा की और इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ गंगा नदी अपवाह तंत्र पर चर्चा की या गंगा नदी तंत्र पर चर्चा की। अगर यह वीडियो लाइक आया हो या अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आईएएस ज्योग्राफी बाबा ऐप को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस से जाकर आप ऐप डाउनलोड करिए और वहां से इन नदियों के पीडीएफ को जो बताया गया है, पढ़ाया गया है, उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग आराम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक को लेते हुए। तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।